तो इसमें कभी जंग नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। आप जानते हैं कि लोहा या स्टील दुनिया में एक ऐसी वस्तु है जो थोड़ी देर के लिए भी पानी के संपर्क में आए, नमी के संपर्क में आए, तो सबसे पहले उसमें जंग लगती है, जिसको हम सब लोग अंग्रेजी में रस्टिंग कहते हैं। लेकिन स्कॉट कह रहा है भारत के स्टील के बारे में कि मुझे लगता है कि इसको पानी में भी डाल के रखें तो बिल्कुल जंग नहीं लगेगी। इस क्वालिटी का स्टील भारत में बन रहा है। अब इसके थोड़ा आगे चलूं, अगर स्टील इतनी अच्छी क्वालिटी का है तो एक अंग्रेज अधिकारी है, उसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल ए वॉकर। उसने भारत के शिपिंग इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा रिसर्च किया है। वो ये कहता है कि भारत का जो अद्भुत लोहा है, स्टील है, ये जहाज बनाने के काम में बहुत ज्यादा आता है। और वो कहता है कि दुनिया में जहाज बनाने की सबसे पहली कला और सबसे पहली तकनीकी भारत में ही विकसित हुई है, और दुनिया के देशों ने पानी के जहाज बनाना भारत से सीखा है, और किसी देश के पास पानी का जहाज बनाने की तकनीकी उपलब्धि नहीं रही है। फिर वो कहता है कि भारत इतना विशाल देश है, इसमें लगभग 2 लाख गांव हैं। इन 2 लाख गांव को समुद्र के किनारे स्थापित हुआ माना जाता है। इन सभी गांवों में जहाज बनाने का काम पिछले हजारों वर्षों से चलता है। वो ये कहता है कि हम अंग्रेज लोगों को जहाज खरीदना हो तो हम भारत में जाते हैं और वहां से जहाज खरीद कर लाते हैं। फिर वो अपने आगे कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी पानी के जहाज दुनिया में चल रहे हैं, ये सारे के सारे जहाज भारत की स्टील से बने हुए हैं। ये बात मुझे कहते हुए शर्म आती है कि हम अंग्रेज अभी तक इतनी अच्छी क्वालिटी का स्टील बनाना नहीं शुरू कर पाए। फिर वो कहता है कि भारत का कोई पानी का जहाज जो 50 साल चल चुका है पानी में, उसको अगर हम खरीद लें अंग्रेज, और खरीदने के बाद उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में लगाएं, तो 50 साल तो वो भारत में चल चुका है। हमारे यहां आने के बाद भी वो 20-25 साल और चल जाता है। इतनी मजबूत पानी के जहाज बनाने की कला और टेक्नोलॉजी भारत के कारीगरों के हाथ में है। और फिर वो कहता है कि हम जितने धन में एक नया पानी का जहाज बनाते हैं, उतने ही धन में भारतवासी 4 नए जहाज पानी के बना लेते हैं। फिर वो अंत में कहता है कि हम भारत में पुराने पानी के जहाज खरीदें और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में लगाएं, यही हमारे लिए अच्छा है। नया जहाज बनाकर हम ईस्ट इंडिया कंपनी को दिवालिया नहीं कर सकते हैं, उसके पैसे बर्बाद नहीं कर सकते। मतलब उसका कहने का ये है कि भारत का पुराने से पुराना पानी का जहाज अंग्रेजों के नए से नए पानी के जहाज से भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि स्टील की क्वालिटी, लोहे की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है। और इसी तरह से वो कहता है कि भारत में टेक्नोलॉजी के लेवल पर ईंट बनती है, ईंट से ईंट को जोड़ने का चूना बनता है, और उसके अलावा भारत में 36 तरह के दूसरे टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज हैं। ये सभी उद्योगों में भारत दुनिया में सबसे आगे है। इसलिए हमें भारत से व्यापार करके ये सब तकनीकी लेनी है और इस तकनीकी को इंग्लैंड में लाकर फिर से उसको रिप्रोड्यूस करना है, पुनर्उत्पादित करना है। तो भारत टेक्नोलॉजी में बहुत ऊंचा है और इसी तरह से विज्ञान में भी बहुत ऊंचा है। भारत के विज्ञान के बारे में 1-2 नहीं 20 अंग्रेजों ने रिसर्च की है, शोध की है, और वो ये कहते हैं कि भारत में विज्ञान की 20 से ज्यादा शाखाएं हैं जो बहुत ज्यादा पुष्पित और पल्लवित हुई हैं। उनमें सबसे बड़ी शाखा है वो खगोल विज्ञान है, दूसरी बड़ी शाखा है वो नक्षत्र विज्ञान है, तीसरी बड़ी शाखा है बर्फ बनाने का विज्ञान है, चौथी बड़ी शाखा है और ऐसी कर करके धातु विज्ञान है, फिर उसके बाद भवन निर्माण के विज्ञान की है। तो ऐसी 20 तरह की वैज्ञानिक शाखाएं पूरे भारत में है। और वॉकर लिख रहा है इस बात को कि भारत में ये जो विज्ञान की ऊंचाई है वो कितनी अधिक है, इसका अंदाजा हम अंग्रेजों को नहीं लगता। एक बात आप सभी जानते हैं, वो ये कि एक यूरोप का वैज्ञानिक हुआ, उसका नाम है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस के बारे में सारी दुनिया ये कहती है कि उसने पहली बार बताया कि सूर्य का पृथ्वी के साथ क्या संबंध है। पहली बार सारी दुनिया को पृथ्वी और सूर्य के अंतर संबंधों के बारे में बताने वाला यूरोप का वैज्ञानिक कॉपरनिकस माना जाता है। और उस कॉपरनिकस के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो पहला यूरोपियन वैज्ञानिक है जिसने सूर्य से पृथ्वी की दूरी का अनुमान लगाया। फिर वो पहला वैज्ञानिक है जिसने सूर्य के दूसरे उपग्रहों के बारे में जानकारी सारी दुनिया को दी। लेकिन इस कॉपरनिकस की बात को अंग्रेज ही कह रहा है कि ये असत्य है, झूठ है। वो ये कह रहा है वॉकर
कि अंग्रेजों के हजारों साल पहले, यूरोपियन लोगों के हजारों साल पहले भारत में ऐसे विशेषज्ञ वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी से सूर्य की दूरी का ठीक ठीक पता लगाया है और भारत के शास्त्रों में उसको दर्ज कराया। आप जानते हैं हमारे वेदों में, यजुर्वेद में विशेष रूप से ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं जिनसे बहुत सारा स्पष्ट ज्ञान मिलता है खगोल शास्त्र का। आपको सुन के हैरानी होगी कि कोपरनिकस का जिस दिन जन्म हुआ था यूरोप में, उससे ठीक लगभग 1000 साल पहले एक भारतीय वैज्ञानिक ने पृथ्वी से और सूर्य की दूरी कितनी है बिल्कुल ठीक ठीक नाप उन्होंने बता दिया था। और हमारे वो वैज्ञानिक का नाम था आर्यभट्ट। आप हैरान हो जाएंगे, कोपरनिकस ने जितनी दूरी नापी है मील में, वो सारी की सारी दूरी आर्यभट्ट ने कोपरनिकस के जन्म के 1000 साल पहले नाप ली थी। और जितनी दूरी श्री आर्यभट्ट जी ने कह दी है, उस दूरी में 1 इंच इधर और उधर यूरोप का वैज्ञानिक कर नहीं पाया। वही दूरी आज यूरोप में मानी जाती है, अमेरिका में मानी जाती है, प्रमाणित है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब इस देश में ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने धरती से सूर्य की दूरी नाप ली हो, और वो भी यूरोप से 1000 साल पहले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विज्ञान कितना विकसित रहा होगा इस देश में। और आपको एक रोचक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे देश में ये जो खगोल विज्ञान है ना, ये बहुत गहरा रहा है और इसी पर से नक्षत्र विज्ञान का विकास हुआ है। ये खगोल विज्ञान और नक्षत्र विज्ञान में शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने ही दिन और रात कितने बड़े होंगे, 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी, 14 घंटे का दिन होगा, या 10 घंटे की रात होगी, या 10 घंटे का दिन होगा, 14 घंटे की रात होगी, सर्दियों में अलग होगी, गर्मियों में अलग होगी, बरसात में कैसी होगी, ये सारे के सारे आंकड़े दिन और रात के समय के, ये भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा निकाले गए हैं और सारी दुनिया में उनका प्रचार और प्रसार हुआ है। हम अभी दिन की गणना करते हैं कि आज हमारा दिन रविवार है, दूसरा दिन सोमवार है, तीसरा दिन मंगलवार है, चौथा दिन बुधवार है, पांचवा दिन गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है। ये जो दिनों की हम गिनती करते हैं और इनके जो नाम हमने रखे हुए हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, आपको शायद ये मालूम होगा, नहीं तो मैं कहना चाहता हूं, ये सारे दिनों का नामकरण और इनकी अवधि पूरी की पूरी महान महर्षि आर्यभट्ट की निकाली हुई है और उनके द्वारा ये दिन तय किए हुए। और आपको सुनकर और हैरानी होगी, अंग्रेज जो खगोल शास्त्री हैं और अंग्रेज जो नक्षत्र विज्ञानी हैं, वो इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि भारत का रवि, सोम, मंगल, बुध ही हमने ले लिया है और उसी को संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कर दिया है। ये सब कुछ भारत से उधार लिया हुआ है। और आपको एक रोचक बात बताऊं, पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों तरफ भी। ये बात सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रमाणित की थी 10वीं शताब्दी में। और पृथ्वी के घूमने से दिन रात होते हैं, मौसम और जलवायु बदलते हैं, ये बात भी भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित हुई है सारी दुनिया में। तो भारत के वैज्ञानिकों ने खगोल शास्त्र में, नक्षत्र विज्ञान में जबरदस्त काम किया है। सूर्य है, सूर्य के कितने उपग्रह हैं और उन उपग्रहों का सूर्य के साथ अंतर संबंध क्या है, ये सारी खोज भारत में 3री शताब्दी के आसपास की है। जब दुनिया में कोई पढ़ना लिखना भी नहीं जानता होगा, उस समय भारत में ये खोज चलती रही है कि सूर्य क्या है, सूर्य के उपग्रह क्या है, उनके आपस के अंतर संबंध क्या है। तो खगोल शास्त्र की, नक्षत्र विज्ञान की विद्या बहुत अद्भुत और बहुत ऊंची है। एक अंग्रेज है, उसका नाम है डैनियल डिफो। वो ये कहता है कि ये भारत के वैज्ञानिक कितने ज्यादा पक्के हैं गणित में कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का ठीक ठीक पता बता देते हैं सालों पहले। आज के दिन चंद्र ग्रहण होगा, आज के दिन सूर्य ग्रहण होगा और इतने बजकर इतने मिनट पर होगा, ये भारत के वैज्ञानिक कई कई साल पहले बता देते हैं।
1708 के समय ये लंदन की संसद में कह रहा है कि मैंने भारत का पंचांग जब भी पढ़ा है, मुझे एक प्रश्न का उत्तर कभी नहीं मिला कि भारत के ऋषि, महर्षि, वैज्ञानिक कई साल पहले कैसे पता लगा लेते हैं कि आज चंद्र ग्रहण पड़ेगा, आज सूर्य ग्रहण पड़ेगा और इस समय पर पड़ेगा, और सही वही समय पर पड़ता है। इसका माने भारत के वैज्ञानिकों की नक्षत्रों के बारे में, खगोल विद्या के बारे में बहुत गहरी रिसर्च है, शोध है, ये इसी के आधार पर हो सकता है। तो इस तरह का भारत है। और एक दो जानकारी दूं शिक्षा के बारे में कि भारत का अतीत अगर हमें अच्छे से समझना है तो भारत की शिक्षा को समझना पड़ेगा, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी जो भी विकसित होती है उसका आधार शिक्षा व्यवस्था होती है। किसी देश में खगोल शास्त्र अगर विकसित हुआ है तो उसका आधार भी शिक्षा व्यवस्था होती है। अगर नक्षत्र शास्त्र का विकास हुआ है तो उसका आधार भी शिक्षा व्यवस्था होती है। सभी विज्ञान की विधाओं का और सभी तकनीकी की विधाओं का मूल आधार शिक्षा होती है। तो भारत में अगर विज्ञान इतना अच्छा है, तकनीकी इतनी अच्छी है, तो शिक्षा भी कोई बहुत अच्छी ही रही होगी। बिना उसके तो विज्ञान तकनीकी आ नहीं सकती और बिना शिक्षा के उद्योग और व्यापार चल नहीं सकता। तो भारतीय शिक्षा के बारे में सबसे पहला एक प्रमाण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक जर्मन दार्शनिक हुआ, उसका नाम है मैक्स मूलर। ये मैक्स मूलर ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज्यादा शोध कार्य किया है और वो ये कहता है कि मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था से इतना प्रभावित हूं, शायद ही दुनिया के किसी देश में इतनी सुंदर शिक्षा व्यवस्था होगी जो भारत में है। और भारत के बंगाल राज्य के बारे में मैक्स मूलर एक आंकड़ा दे रहा है कि भारत का जो बंगाल राज्य है, बंगाल प्रांत है, बंगाल प्रांत आप जानते हैं भारत का एक प्रांत है। और ये जब बंगाल की जो वो बात मैक्स मूलर कह रहा है, वो बंगाल है जिसमें पूरा बिहार है, आधा उड़ीसा है, आज का पूरा पश्चिम बंगाल है और आसाम है, और आसाम के ऊपर के छोटे छोटे 7 प्रदेश हैं। इस बंगाल राज्य के बारे में मैक्स मूलर कह रहा है कि मेरी जानकारी में 80,000 से अधिक गुरुकुल पूरे बंगाल में सफलता के साथ पिछले हजारों साल से चल रहे हैं। 80,000 गुरुकुल, ये मैक्स मूलर ने गिनती करवाई है। और सिर्फ एक राज्य के बारे में, एक राज्य है बंगाल। इसी तरह से एक अंग्रेज विद्वान है, शिक्षा शास्त्री है, उसका नाम है लुडलो, और लुडलो आता है भारत में और करीब 16-17 साल रहता है इस देश में, और 16-17 साल रहकर भारत में घूमा है। घूमने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर उसने सर्वेक्षण किया है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां कम से कम एक गुरुकुल नहीं है। कम से कम माने हर गांव में कम से कम एक गुरुकुल तो है ही, एक से भी ज्यादा है। फिर आगे वो कह रहा है कि भारत के बच्चे एक भी ऐसे नहीं हैं जो गुरुकुल में ना जाते हों पढ़ाई के लिए, माने सभी बच्चे गुरुकुल में जाते हैं पढ़ाई के लिए। अब आप पूछेंगे कि ये लुडलो किस समय की बात कर रहा है? ये लुडलो 18वीं शताब्दी की बात कर रहा है, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा है। उसके अलावा एक और अंग्रेज है जिसका नाम है G.W. लिटनेर। वो ये कहता है कि मैंने भारत के उत्तर वाले इलाके का पूरा सर्वेक्षण किया है शिक्षा का, और मेरे सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 200 लोगों पर एक गुरुकुल चलता है। भारत में 200 लोगों पर एक गुरुकुल चलता है। पूरे उत्तर भारत की रिपोर्ट में वो ये निष्कर्ष दे रहा है। अब उत्तर भारत का मतलब क्या है? आज का पूरा पाकिस्तान, आज का पूरा पंजाब, आज का पूरा हरियाणा, आज का पूरा जम्मू कश्मीर, आज का पूरा हिमाचल प्रदेश, आज का पूरा उत्तर प्रदेश और आज का पूरा उत्तराखंड, ये सारा इलाका मिलकर उत्तर भारत है। और उत्तर भारत के बारे में लिटनेर की रिपोर्ट है सन 1822 की, उसमें वो कहता है कि 200 लोगों पर कम से कम एक गुरुकुल पूरे उत्तर भारत में है। और इसी तरह से थॉमस मुनरो की रिपोर्ट है, वो ये कह रहा है कि दक्षिण भारत में 400 लोगों पर कम से कम एक गुरुकुल भारत में है। अब ये उत्तर और दक्षिण को मिला दिया जाए
तो सारे भारत के बारे में औसत निकाला जाए तो ये औसत निकलता है 300 लोगों पर कम से कम एक गुरुकुल भारत में है। और जिस जमाने में ये सर्वेक्षण हुआ है उस जमाने में भारत की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास है। तो 20 करोड़ की जनसंख्या में 300 लोगों पर अगर एक गुरुकुल आप निकालेंगे तो कुल 20 करोड़ लोगों के ऊपर लगभग 7,32,000 के आसपास गुरुकुल निकलते हैं। माने संपूर्ण भारत देश में लगभग 7,32,000 गुरुकुल हैं। 1822 के आसपास के ये आंकड़े हैं। इसका मतलब क्या है? आप और इस बात को हैरानी से समझने की कोशिश करिए कि सन 1822 में भारत में 7,32,000 अगर गुरुकुल हैं तो गांव कितने हैं? तो आपको मालूम है अंग्रेज 10-10 वर्ष में भारत की जनसंख्या का सर्वेक्षण करते रहते थे। तो उस जमाने के सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में कुल गांवों की संख्या भी लगभग 7,32,000 ही है। माने जितने गांव हैं उतने ही गुरुकुल इस देश में हैं। माने हर गांव में पढ़ने के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था है। आज की भाषा में कहें तो कम से कम एक स्कूल हर गांव में है। इसी रिपोर्ट में आगे चले तो और एक अद्भुत बात पता चलती है कि सन 1822 में भारत में तो हर गांव में एक स्कूल है। तो इंग्लैंड की जरा बात करें, यूरोप की जरा बात करें कि वहां कितने स्कूल हैं और वहां कितने गांव में कितने स्कूल हैं, कितनी आबादी पे कितना स्कूल है। तो अंग्रेजों के इतिहास के बारे में पता चलता है कि सन 1868 तक तो पूरे इंग्लैंड में सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी स्कूल नहीं था। 1868 तक। और हमारे यहाँ 1822 तक पूरे भारत देश में हर गांव में एक गुरुकुल था सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए। मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों से बहुत 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 आगे थी। और इसी D.W. लिटनेर की रिपोर्ट में मैं आपसे आगे कहूं, लिटनेर कहता है कि संपूर्ण भारत देश में 97% साक्षरता की दर है। माने 97% भारतवासी सुशिक्षित हैं, साक्षर हैं। सिर्फ 3% भारतवासी हैं जिनको पढ़ने का कोई मौका शायद जीवन में नहीं मिला है। तो 97% साक्षरता है हमारे देश में। अब अगर आज के भारत की बात करें, 2009 के भारत की बात करें तो आपको मालूम है इस समय भारत में साक्षरता की दर पूरी ताकत लगा के, जब भारत देश में सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, ऊपर से नीचे तक हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तब हमारे देश में साक्षरता की दर मात्र 50% पहुंच पाई है। और 1822 में हमारी साक्षरता की दर 97% रही है। इसका माने हमारी शिक्षा व्यवस्था आज जो है इससे कई गुना अच्छी अंग्रेजों से पहले इस देश में रही है। फिर भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक और अद्भुत बात है जो सारी दुनिया के लिए जानने योग्य है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या है कि ये सभी जो गुरुकुल हैं, इन गुरुकुलों को चलाने के लिए कभी भी किसी राजा से कोई दान और अनुदान नहीं लिया जाता। 7,32,000 गुरुकुल इस देश में चलते हैं और किसी राजा से एक पैसा नहीं लिया जाता। ये सारे गुरुकुल समाज के द्वारा चलाए जाते हैं। आप बोलेंगे समाज के द्वारा कैसे चलते हैं? हमारे गांव-गांव में जहां जहां गुरुकुल रहे हैं वहां समाज के लोगों ने गुरुकुल के लिए भूमि दान कर रखी है और उस भूमि पर जितना उत्पादन होता है उस उत्पादन की आय से गुरुकुल आराम से चलता है। जरूरत पड़े तो गांव के लोग गुरुकुल के लिए दान इकट्ठा करते हैं और गुरुकुल उसका उपयोग करता है। तो सारे भारत के गुरुकुल साधारण लोगों के दान के पैसे से चलते हैं। राजा के पैसे से इस देश में एक भी गुरुकुल नहीं चलता है। ये सबसे महत्व की बात है जो सारी दुनिया को जानने के लिए है। इसके अलावा भारत के गुरुकुलों में समय क्या है पढ़ाई का? तो सूर्योदय से सूर्यास्त का ये समय है पढ़ाई का। हमारे यहाँ आजकल के जो स्कूल चलते हैं वहां का समय है सवेरे 10 बजे से दोपहर 2-3 बजे तक, लेकिन हमारे प्राचीन गुरुकुलों में जो समय है वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। अब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जो विद्यार्थी हैं वो क्या क्या पढ़ते हैं? तो उनमें वो 18 विषय पढ़ते हैं। गणित पढ़ते हैं,
जिसको वैदिक गणित कहा जाता है, खगोल शास्त्र पढ़ते हैं, नक्षत्र विज्ञान पढ़ते हैं, धातु विज्ञान पढ़ते हैं जिसको आज हम मेटलर्जी कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री माने रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। ऐसे लगभग 18 विषय विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। और आपको ऐसा लगता होगा, कई लोगों के मन में यह भ्रम हो जाता है कि भारत में गुरुकुल माने खाली संस्कृत पढ़ाई जाती होगी और वेद और उपनिषद पढ़ा दिए जाते होंगे। लेकिन यहां दस्तावेज बताते हैं कि भारत में सभी गुरुकुलों में संस्कृत तो पढ़ाई जाती है माध्यम के लिए, और वेद पढ़ाए जाते हैं और उपनिषद पढ़ाए जाते हैं विद्यार्थियों में संस्कार देने के लिए। लेकिन विद्या देने के लिए खगोल शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, धातु विज्ञान, धातु कला और फिर शौर्य विज्ञान माने सैन्य विज्ञान जिसको हम कहते हैं, जिसको मिलिट्री ट्रेनिंग कहते हैं, इस तरह के 18 विषय अलग अलग विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। फिर इन गुरुकुलों में पढ़ने के लिए विद्यार्थी जब आते हैं तो उनकी उम्र कितनी होती है? तो एक अंग्रेज अधिकारी लिख रहा है, उसका नाम है पेंडरगास्ट। वो कहता है कि जब कोई बच्चा भारत में 5 साल 5 महीने और 5 दिन का हो जाता है, बस उसी दिन उसका गुरुकुल में प्रवेश हो जाता है। 5 साल 5 महीने और 5 दिन का हो जाता है, उसी दिन बच्चे का प्रवेश गुरुकुल में हो जाता है और लगातार 14 वर्ष तक वो गुरुकुल में पढ़ता है। और 14 वर्ष की शिक्षा पूरी करके वो गुरुकुल से बाहर निकलता है तो एक संपूर्ण मानव बन के निकलता है और वो जिम्मेदारी परिवार की उठा सकता है, समाज की उठा सकता है और देश की उठा सकता है। और पेंडरगास्ट कहता है कि शिक्षा भारत में इतनी आसान है कि गरीब हो या अमीर हो, पैसे वाला हो या बिना पैसे वाला हो, सबके लिए शिक्षा समान है और सबके लिए व्यवस्था समान है। और आपने तो ये बात बहुत बार सुनी होगी कि हमारे देश में गुरुकुलों की व्यवस्था ऐसी ही रही है कि भगवान श्री कृष्ण भी जिस गुरुकुल में पढ़े उसी गुरुकुल में उनके मित्र सुदामा भी पढ़े। और सुदामा की आर्थिक स्थिति के बारे में आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण को मुट्ठी भर चावल नहीं खिला सकते, इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर है। फिर भी सुदामा को गुरुकुल में प्रवेश मिला है और श्री कृष्ण के साथ बैठकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। माने एक तरफ करोड़पति का बेटा और दूसरी तरफ रोडपति का बेटा, दोनों एक ही जगह बैठकर समान शिक्षा ले रहे हैं और गुरु उनको समान भाव से शिक्षा दे रहा है। भारतीय गुरुकुलों की यह अद्भुत विशेषता है। सारी दुनिया के विद्वान इस बात पर भारत की बहुत प्रशंसा करते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत की शिक्षा हमेशा से निशुल्क रही है और इस निशुल्क शिक्षा के कारण गरीब हो या अमीर सबको पढ़ने की व्यवस्था भारत में रही है। माने बहुत ज्यादा पैसा है वही पढ़ पाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं पढ़ पाएगा। ये भारत के गुरुकुलों में कभी नहीं रहा। थोड़ा आगे बढ़ता हूं, इन गुरुकुलों के आधार पर जो भारत में चलता रहा है वो क्या है? इन गुरुकुलों में विद्यार्थी धातु विज्ञान सीखते हैं या नक्षत्र विज्ञान सीखते हैं या खगोल विज्ञान सीखते हैं या धातु कर्म सीखते हैं या भवन विज्ञान सीखते हैं। जो कुछ भी सीखते हैं और सीख कर निकलते हैं शायद वही बड़े बड़े वैज्ञानिक और इंजीनियर हो जाते हैं। 14 वर्ष की पढ़ाई सामान्य नहीं होती है। आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में अगर हम देखें तो यहाँ 14 वर्ष की पढ़ाई तो जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसी में होती है। यहाँ तो भारत में सामान्य गुरुकुलों में 14 वर्ष की पढ़ाई होती है और इसके बाद विशेषज्ञता हासिल करनी है, पंडित होना है, पांडित्य आपको लाना है तो उसके लिए उच्च शिक्षा के केंद्र इस देश में चलते हैं। जिनको उच्च शिक्षा केंद्र अंग्रेजों ने कहा है, आज हम उनको भारत में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कह सकते हैं। आज इस भारत देश में 2009 में भारत सरकार के लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद लगभग 13,500 कॉलेजेस हैं, प्राइवेट और सरकारी सब मिलाकर, और 450 विश्वविद्यालय हैं, निजी और सरकारी दोनों मिलाकर। 13,500 कॉलेजेस हैं और 450 विश्वविद्यालय हैं, जब लाखों करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किया है। अब मैं आपको 1822 के बारे में जानकारी देता हूं कि 1822 में अकेले मद्रास प्रांत में, मद्रास प्रेसिडेंसी उसको कहा जाता है, अकेले मद्रास प्रांत में, मद्रास प्रांत का मतलब क्या है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का कुछ हिस्सा, ये पूरा मद्रास प्रांत है। अकेले मद्रास प्रांत में 1822 में 11,575
कॉलेजेस रहे हैं और 109 विश्वविद्यालय रहे हैं अकेले मद्रास प्रांत में। और फिर मद्रास प्रांत के बाद ऐसे ही मुंबई प्रांत है, और फिर मुंबई प्रांत के बाद ऐसे ही पंजाब प्रांत है, फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है। ये चारों स्थानों को मिला दिया जाए तो भारत में लगभग 14,000 से भी ऊपर कॉलेजेस रहे हैं और लगभग 500 से 525 के बीच में विश्वविद्यालय रहे हैं। अब विश्वविद्यालय आज से ज्यादा, कॉलेजेस भी आज से ज्यादा, सन 1822 में भारत की ये स्थिति है। माने उच्च शिक्षा भारत में अद्भुत रही है अंग्रेजों के आने के पहले तक। माध्यमिक शिक्षा तो अद्भुत है ही, प्राथमिक शिक्षा भी बहुत अद्भुत है, लेकिन उच्च शिक्षा भी इस देश में अद्भुत है। और इन कॉलेजेस में विशेष रूप से जो कॉलेजेस रहे हैं, अभियांत्रिकी के अलग कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग के अलग कॉलेजेस है, सर्जरी के अलग कॉलेज है, मेडिसिन के अलग कॉलेज है, जिनको आज हम कहते हैं ना मेडिकल कॉलेज अलग है, इंजीनियरिंग कॉलेज अलग है, मैनेजमेंट के कॉलेजेस अलग है। ये तो भारत में 1822 में भी है। सर्जरी के विश्वविद्यालय अलग है, और ये हमारे चिकित्सा विज्ञान में जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं इसके विश्वविद्यालय अलग हैं, और मैनेजमेंट के विश्वविद्यालय अलग हैं। ये पूरे भारत में फैले हुए हैं और पूरे भारत के विद्यार्थियों की व्यवस्था यहाँ पर है। हमने सुना है तक्षशिला एक विश्वविद्यालय कभी होता था, हमने सुना है कभी नालंदा नाम का एक विश्वविद्यालय होता था। ये तक्षशिला नालंदा तो दो नाम है, ऐसे तो 500 से ज्यादा विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत देश में हमारे आज से लगभग 150 पौने 200 साल तक रहे हैं। तक्षशिला नालंदा तो आज से 2500 साल पहले की कहानी है, लेकिन 150 पौने 200 साल पहले के भारत में 525 से ज्यादा विश्वविद्यालय है और 14,000 के आसपास डिग्री कॉलेजेस है। तो शिक्षा व्यवस्था में भारत अद्भुत है पूरी दुनिया में। आपको एक हंसी की बात मैं कहूं वो ये कि पूरे यूरोप में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था सामान्य लोगों के लिए इंग्लैंड में आई और वो सन 1868 में आई। इसका माने यूरोप के देशों में तो उसके और बाद में आई। तो आप बोलेंगे 1868 के पहले इंग्लैंड में स्कूल नहीं थे। स्कूल नहीं थे, ये बात को सही तरह से समझना है। राजाओं के जो बच्चे होते थे, राजाओं के जो अधिकारी होते थे, उन्हीं के लिए स्कूल होते थे और वो राजाओं के महल में चला करते थे। वो सामान्य रूप से सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चला करते थे और साधारण लोगों को उनमें प्रवेश भी नहीं था। इंग्लैंड और यूरोप में ये माना जाता था कि शिक्षा जो है वो विशेषज्ञों के लिए है और राजा विशेषज्ञ है तो राजा को शिक्षा है, उसके बच्चों को शिक्षा है, उसके अधिकारियों के बच्चों को शिक्षा है। आम आदमी को शिक्षित होने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो यूरोप के दार्शनिक कहते हैं कि आम आदमी को तो गुलाम बन के रहना है, उसको शिक्षित होने से फायदा क्या है। दुनिया में बहुत बड़ा दार्शनिक माना जाता है अरस्तु, और उससे भी बड़ा माना जाता है सुकरात। अरस्तु और सुकरात दोनों कहते हैं कि सामान्य लोगों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, शिक्षा सिर्फ राजा के बच्चों को और अधिकारियों के बच्चों को ही देनी चाहिए। तो उनके लिए कुछ पढ़ने और पढ़ाने की व्यवस्था है, आम बच्चों के लिए नहीं है। जबकि भारत में बिल्कुल उल्टा है, शिक्षा आम बच्चों के लिए है, साधारण बच्चों के लिए है, वो गरीब हो या अमीर हो। ऐसी अद्भुत शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में रही है। अब शिक्षा के बाद में थोड़ी सी कृषि की बात करूं कि भारत में कृषि व्यवस्था कैसी रही है। हमारे अतीत में कृषि व्यवस्था के बारे में जिन अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा शोध किया है, उनमें से लेस्टर नाम का एक अंग्रेज है। वो ये कहता है कि भारत में कृषि उत्पादन दुनिया में सर्वोच्च है, और अंग्रेजों की संसद में भाषण देते समय वो कह रहा है कि भारत में 1 एकड़ में सामान्य रूप से 56 क्विंटल धान पैदा होता है, 1 एकड़ में सामान्य रूप से। और वो ये कह रहा है कि ये उत्पादन औसतन है, एवरेज है। वो ये कहता है कि भारत के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां 1 एकड़ में 70 से 75 कुंटल तक धान होता है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 45 से 50 कुंटल धान पैदा होता है। और वो कहता है कि मैंने औसत निकाला है पूरे भारत का, तो 56 कुंटल धान पैदा होता है भारत की खेती में। इतनी उन्नत कृषि व्यवस्था भारत में है। आज के अनुसार मैं आपको इसको अगर तुलना करके बताऊं तो आज भारत में सबसे ज्यादा यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट डालने के बाद, सबसे ज्यादा रासायनिक खाद डालने के बाद औसतन 1 एकड़ में 30 क्विंटल से ज्यादा धान पैदा नहीं होता। और आज से लगभग 150 साल पहले भारत में 1 एकड़ में 56 क्विंटल धान पैदा हो रहा है, जबकि उस समय यूरिया, डीएपी कुछ नहीं है।
खाली गाय के गोबर और गोमूत्र का उपयोग किया जा रहा है। तो उत्पादन का स्तर ये है। फिर इसी में गन्ने के उत्पादन के बारे में आंकड़े हैं अंग्रेजों की संसद में। वो ये कह रहे हैं कि भारत में 1 एकड़ में 120 मीट्रिक टन गन्ना सामान्य रूप से पैदा होता है पूरे भारत में, 120 मीट्रिक टन। और आज सन 2009 में यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट के बोरे पर बोरे खेत में डालने के बाद गन्ने का औसतन उत्पादन पूरे देश में 30 से 35 मीट्रिक टन है 1 एकड़ में। आप तो महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र का एक इलाका है जिसको पश्चिम महाराष्ट्र आप कहते हैं, सांगली है, सतारा है, कोल्हापुर है और पुणे के बीच का इस पूरे इलाके में गन्ना औसतन रूप से 1 एकड़ में 80 से 90 मीट्रिक टन है। बस यही क्षेत्र है भारत का जहां गन्ने का उत्पादन सबसे ऊंचा है, पश्चिम महाराष्ट्र में। बाकी पूरे देश में तो गन्ने का उत्पादन 30-35 मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं है। और अंग्रेज उस समय क्या सर्वेक्षण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 120 मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन है भारत में। ऐसी खेती है। फिर वो कह रहे हैं कि कपास का उत्पादन सारी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और एक खास बात जो अंग्रेज